हेलो बच्चों। तो अगर आज मैं लौह पुरुष की बात करूं तो सबके मन में क्या ख्याल आएगा? सब के सब तो बस एक बार में बोलेंगे आयरन मैन, आयरन मैन। तो आज मैं आयरन मैन की ही बात करने जा रहा हूं। और ये आयरन मैन हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष। तो भारत के लौह पुरुष कौन हैं? तो भारत के लौह पुरुष का नाम है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सुना होगा ना आप लोगों ने। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति ही तो लगी है वहाँ पर। तो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, लौह पुरुष। डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की हिंदी की किताब भाषा माधुरी से, क्लास 5 के स्टूडेंट के जो है ना, उनकी किताब से। तो उनकी छोटी सी बायोग्राफी कह लो आप इसे, ये पढ़ करके सुनाता हूँ। काका मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। दृढ़ता होने का मतलब है फर्म होना, है ना, कमिटमेंट होना। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा कि यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? तो पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा कि मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। तो यहाँ पर बालक हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, और उनकी बात हो रही है अपने पिताजी से, जहाँ पर वल्लभ भाई पटेल अपने पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी मैं तो अब शहर जा कर के आगे की पढ़ाई करना चाहता हूँ। फिर आगे बातचीत होती है। पिता उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। तो इन 2 लाइनों से हम लोग क्या समझते हैं? इससे ये पता चलता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बचपन में और कौन से भाई बहन थे। तो उनके 3 भाई का नाम दिख रहा है इसमें। बड़ा भाई विट्ठल जो मुंबई में पढ़ रहा है, और 2 छोटे भाई सोमा और नरसी, है ना। एक और बच्चे का नाम आ रहा है काशी। तो पिता का ये उत्तर सुनकर के बालक ने कहा कि मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। आज्ञाकारी होने का मतलब है ओबीडियंट होना, कि जो अपने माता पिता की गुरु की बात मानते हैं। आगे कहते हैं कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। बाधा का मतलब है प्रॉब्लम, डिस्टरबेंस। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। प्लीज अलाउ मी फॉर एजुकेशन, हायर स्टडीज, है ना। अनुमति, परमिशन मांग रहे हैं वो, अलाउ करने को कह रहे हैं अपने पापा से। तो बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की, शहर में जाकर के पढ़ने की अनुमति दे दिया। परमिशन ग्रांटेड, है ना। तो इसका मतलब बच्चे ने बड़ी पोलाइटली कहा होगा, और उसने अपनी रिक्वेस्ट के साथ साथ में प्रॉपर आर्गूमेंट्स भी दिए कि भाई मैं क्यों आगे पढ़ना चाहता हूँ, और ये भी कहा कि मैं पढ़ लिख करके बनना चाहता हूँ और कोई भी चीज़ मुझे रोक नहीं सकती। तो दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ ही बड़ा होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इस दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता, है ना, कमिटमेंट उनमें आजीवन, है ना, वो मरते दम तक उनके अंदर में ये फीलिंग रही। इसीलिए हमारा देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। तो मैं ज़रा सा 2 मिनट को आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात वल्लभ भाई पटेल के बारे में, कि जब अंग्रेज़ों ने भारत को स्वतंत्रता दे दी तो भी भारत में बहुत सारे स्टेट्स थे, रियासतें थी, जहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को भारत से अलग मानते थे और कहते थे कि नहीं, मैं तो यहाँ का राजा हूँ, मैं इंडिया, भारत में शामिल नहीं हूँ। अब इस तरह के जो स्टेट्स थे वो भारत के बीच में भी थे, किनारे में भी थे, जम्मू कश्मीर भी था, हैदराबाद के निज़ाम भी ऐसा कुछ कह रहे थे। तो अब भाई इन सब को अगर अलग अलग
इंडिपेंडेंट रहने की इजाज़त मिल जाती तो भारत तो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता ना। हाँ, पता चलता यहाँ पे भारत है, उसके बगल वाला राज्य भारत नहीं है, उसके बगल में भारत है और फिर उसके बगल वाला राज्य जो है वो भारत का नहीं है। ऐसा कहीं होता है क्या? फिर भी इन सबको एक करने का, भारत गणराज्य में मिलाने का काम, उनको कन्विंस करने का काम, ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ ना उन्होंने लड़ाई करने का या उनको डरान करके भी भारत में, भारत के हित में, यहाँ के लोगों के हित में उन सारे छोटे मोटे रियासत को शामिल करने का जो काम किया, वो काम किया वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए स्टैचू ऑफ यूनिटी ये मूर्ति लगाई गई है गुजरात में। अब हम लोग जरा सा वल्लभ भाई पटेल के बचपन की बात करते हैं। तो वल्लभ भाई पटेल ने 1879 में नदियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं कक्षा, 10th बोर्ड। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। वो जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं, इसलिए इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसके लिए उन्होंने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू किया। तो बच्चों, हम लोगों ने ये देखा है, सीखा है। जरा सा मैं 2 मिनट के लिए बताऊं कि हम मनुष्य लोग जो धरती पर हैं, तो हम लोगों का सबसे पहला ऑक्यूपेशन क्या रहा होगा? जब हम लोग आदि मानव के स्वरूप में थे तो उस समय तो बस शिकार करना और उसके बाद आगे चल कर के खेती करना, यही प्राइमरी ऑक्यूपेशन रहे होंगे। अब अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं, 1947 से पहले की बात करते हैं, तो अंग्रेज़ों के आने के बाद से और भारत के स्वतंत्र होने के बीच वाले पीरियड में जो ऑक्यूपेशन बड़ा इज्जत वाला, बड़े पैसे वाला, बड़े रुतबे वाला समझा जाता था समाज में, वो था बैरिस्ट्री करने का, वकालत की पढ़ाई करने का। अब आजकल के समय में तो BA LLB है ना, ये बड़ी आसानी से लोग कर लेते हैं। हर शहर में इसकी डिग्री हो सकती है, हर जगह पर यूनिवर्सिटीज अवेलेबल है। लेकिन अंग्रेज़ों के समय में जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो लोगों को वकालत की डिग्री के लिए, है ना, बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड जाना होता था, वहाँ इसकी परीक्षा पास करनी होती थी। तो वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। मुख्तारी की परीक्षा का मतलब हुआ बैरिस्ट्री। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली। ओहो, तो इस बात से ये पता चलता है कि मुख्तारी की परीक्षा लोकल लेवल पर होती होगी, भारत में ही होती होगी, और ये छोटी परीक्षा रही होगी, ये बैरिस्टर की डिग्री के बराबर की नहीं होगी। तो आप ये कह लो कि ये डिप्लोमा हुआ तो बैरिस्ट्री की जो डिग्री हुई वो डिग्री हुई, तो मुख्तारी की परीक्षा भारत में होती होगी और बैरिस्ट्री की परीक्षा इंग्लैंड में होती होगी। तो इस तरीके से इन्होंने इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जमा किए। पैसे जोड़ने का मतलब है जमा करना। तो वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की सारी कार्रवाई पूरी कर ली। अब आजकल के समय में क्या कार्रवाई पूरी करनी होती है? तो भाई आपके पास फ्लाइट्स के टिकट होने चाहिए, इसके पहले वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। तो उस समय में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ तो पूरी करनी होती होंगी ना। अब वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, ऐसा सोच करके वो मन ही मन बड़े खुश होते। वल्लभ वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। और ये बात चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। तो ये कहते हैं कि यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था VJ पटेल, वकील, बोरसद। तो वल्लभ भाई समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। एक्चुअली में विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। तो वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई को पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया।
कुछ देर के बाद विट्ठल भाई ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। तो वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा कि यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। तो छोटे भाई की बात सुनकर के विट्ठल भाई जो बड़े भाई थे, उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया, अपने बड़े भाई को दे दिया, और अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। तो देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस, कितना बड़ा त्याग किया वल्लभ भाई पटेल ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल किए। ऐसा भी कहीं होता है क्या? लेकिन इन्होंने किया है। कुछ समय के बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वे पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद से वकालत प्रारंभ किया। थोड़े दिन के बाद ही उनकी वकालत चमक उठी। वकालत चमक उठने का मतलब है कि उनकी लॉ की प्रैक्टिस खूब अच्छी खासी चलने लगी। वल्लभ भाई ने सब सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। अब उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट कर के आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचार के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्याग्रह ये एक विशेष शब्द है। इसका मतलब है सत्य के लिए आग्रह करना, न्याय की बात करना। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। ईंट से ईंट बजाना ये भी एक मुहावरा है ना? मतलब अगली पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर देना, है ना? उनको चैलेंज कर देना, हार मानने को मजबूत करना, कुछ ऐसा। तो गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। भाई अब गांधी जी ने जब नाम दिया है तो बात तो है ही खास। मुझे लगता है ना, एक और बात इसमें दिख रही है कि वल्लभ भाई पटेल के अंदर में लीडरशिप की क्वालिटी थी। लोगों को लीड करना। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट के सहयोगी माने जाने लगे। सो नाउ इट वाज टाइम ऑफ 1942, है ना? आज़ाद होने से 5 साल पहले की बात है। उसमें भारत की लड़ाई अंग्रेज़ों के साथ में, ये जो स्वतंत्रता संग्राम का सत्याग्रह था, ये पूरे जोर पर था। अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा देश देश के कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा कि अगर कल सभी नेता बंदी बना लिए जाएं तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर के जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, रिवेल कर दिया था। ओजस्वी शब्द का मतलब है प्रभावशाली, वेरी इम्प्रेसिव। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है ना? जल्दी लोग एक बार विश्वास नहीं करेंगे, फिर भी बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी लाइफ स्टोरी। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थीं। ये एक मार्क करने वाली बात है ना? कि कांग्रेस के काफ़ी सारे लोग आज़ादी के बाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। थोड़ा सा झुकाव गांधी जी का नेहरू जी की तरफ था। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली और इन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी प्रधानमंत्री पद के लिए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। ये तो हुआ ना, तभी तो भारत के 2 टुकड़े हुए, भारत और पाकिस्तान। और उस समय इन दोनों धर्म के लोगों में काफ़ी लड़ाई, काफ़ी मारपीट हुई। हजारों लाखों लोग मारे गए। बहुत सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से अपना घर ज़मीन छोड़ करके यहाँ आना पड़ा।
यहाँ से भी कई सारे मुसलमान वहाँ चले गए। तो बंटवारे के साथ ही अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया था। तो मैंने रियासत की बात की थी ना, रियासत वही हैं जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। अब जैसे कि ये बिहार है, पंजाब में है, बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, ये स्टेट्स हैं। तो उस समय 1947 के समय में ये जो स्टेट्स थे, उसके जो भी छोटे मोटे राजा वगैरह हुआ करते थे, अंग्रेज़ों ने उनको स्वतंत्र कर दिया था कि भाई आप चाहो तो भारत में शामिल होकर के रहो, या चाहो तो आप अपना राज्य अलग से चलाओ। अब सोच करके देखो बच्चों कि इन रियासतों की संख्या कितनी थी, 562। और आजकल के समय में हमारे देश में पार्लियामेंट में एमपीज की संख्या भी 545 के आसपास में है। 543 सुनने को आता है अक्सर, एक दो सीटें कभी इधर उधर होती रहती हैं। तो इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थीं। तो सोचो कि ये जो 562 स्टेट्स थे, रियासतें थीं, इसमें से कई सारे पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। हाँ, कुछ भारत में, कुछ स्वतंत्र रहना चाहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई और उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। तभी मैंने चैप्टर की स्टार्ट में ही कहा था कि कुछ को उन्होंने प्यार से मनाया, कुछ को अपनी देश की ताकत दिखा करके, मिलिट्री पावर, और कुछ को बार बार परसू करके। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो आजकल हम लोग देख रहे हैं, जहां हम जी रहे हैं। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चीड़ निद्रा में सो गया। तो सपूत तो आप समझते हो, सच्चा बेटा, अच्छा बेटा। चीड़ निद्रा में सोने का मतलब है मृत्यु को प्राप्त होना। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश आज भी उन्हें याद करता है। तो जैसे इसमें जो क्वेश्चंस हैं, तो मैंने सोचा है कि अगर ये जो वीडियो, ये जो लेक्चर आप सब बच्चे देख रहे हों, तो अगर 10 या 10 से ज़्यादा बच्चों ने कमेंट्स में लिखा कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर का भी एक लेक्चर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चंस का भी, तो मैं एक 15 से 20 मिनट का छोटा वीडियो और भी रिकॉर्ड करूँगा। लेकिन कम से कम 10 बच्चे कमेंट करें और बताएं कि यू नीड आंसर्स फ्रॉम मी ऑल्सो, तभी मैं रिकॉर्ड करूँगा। बाकी तो मैं मदद करने के लिए हूँ ही, समझाने के लिए हूँ ही। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं हिंदी में ही एक और लेक्चर के लिए। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मेरे चैनल का नाम याद रखना, सब्सक्राइब करना और अपने क्लासमेट्स को भी बताना। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।